हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास जैसा कि हम हर बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, मोलर वॉल्यूम, है ना, कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है ना। मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा एक मोल गैस के वॉल्यूम को कहते हैं। जैसे आप मोलर मास कहते हो वैसे ही हमारा मोलर वॉल्यूम होता है। तो मोलर वॉल्यूम हमने देखा कि हमारा होता क्या है, और उस मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी देखे कि अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये भी हमने देखा, और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि किसी भी एक गिवन कंपाउंड में अगर कोई एक कंपाउंड दिया जाए, तो हमने पिछले क्लास में, आपको ध्यान होगा, तो हमने देखा था थर्ड लेक्चर में कि अगर कोई कंपाउंड हमें गिवन है तो उस कंपाउंड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके मास, उसके मोल, उसके नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का बेटा देखो यही पर्पस है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट का पर्पस क्या है, जैसे मान लो अगर कोई भी हमारा एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड है, अगर उसका नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ एंटिटीज हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ अगर हमें एंटिटीज गिवन है तो हम उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर मान लो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज दिया गया है और अगर हमें कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अगर हमें कहा जाए उस एंटिटीज का मास निकालो, और अगर वो एंटिटीज सपोज गैस है तो अगर उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालें, तो इनका रिलेशन बताता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि अगर मान लो अगर किसी भी एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नंबर ऑफ एंटिटीज दिया गया है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज से हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर हमें मास गिवन है और मास से अगर हमें मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मास को हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं। और सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम वॉल्यूम को किससे डिवाइड करते हैं यार, मोलर वॉल्यूम, जिसको हम वीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हो तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, हमें मास गिवन हो तो भी हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, अगर किसी गैस का हमें वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यानी सिमिलरली उल्टा अगर चले तो मान लो अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल निकालना था तो हमने एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया, तो मोल से अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम से अगर मोल निकालना था तो वॉल्यूम को हमने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मोल से अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हमें मास से मोल निकालना था तो हमने मोलर मास से डिवाइड किया, तो अगर हमें मोल से मास निकालना है तो हम मोलर मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको याद करने का भी मैंने तरीका बताया था बेटा, क्या बताया था यार, कि अगर नंबर से मोल निकालना है तो नंबर को एक मोल के नंबर से डिवाइड करेंगे, और एक मोल का नंबर होता है एवोगैड्रोस नंबर, यानी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम से अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम वॉल्यूम को एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और एक मोल के वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमें मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास को एक मोल के मास से डिवाइड करेंगे, और एक मोल के मास को ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो ये हमें अगर कुछ भी दिया हो, नंबर, मास, वॉल्यूम, तो हम नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है
वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यानी ये जो मैंने पहला आपको जो पूरा फ्लो चार्ट दिया है बेटा, इससे आप देख सकते हो कि आप पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट को, पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट को आपने लिंक कर दिया। यानी अगर हमें मास देकर मोल पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, मास से हम नंबर निकाल सकते हैं, मास से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलर वॉल्यूम हमने देखा था आइडियल गैस का, एनटीपी पे 22.4 लीटर पर मोल होता है और एसटीपी पे 22.7 लीटर पर मोल होता है। यानी वॉल्यूम, मास, नंबर, नंबर ऑफ मोल्स में से इनमें से कुछ भी दिया हो एक, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का पावर है। मोल कॉन्सेप्ट का पावर यही है कि अगर हमें एटम का नंबर दे तो एटम के नंबर से हम एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, एटम के नंबर से एटम का मास निकाल सकते हैं। और अगर वो एटम गैसियस स्पेसीज है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, तो हम नंबर से उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई गैस है जिसका वॉल्यूम दिया गया हो तो हम वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं, मास से नंबर निकाल सकते हैं, नंबर से मोल निकाल सकते हैं। मतलब इन चारों में कुछ भी दिया जाए तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। दिस इज पावर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट। इसका मोल कॉन्सेप्ट का मैं पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा हूं क्योंकि अब हम मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या, इसमें हमें जो मेन चीज है वो क्या है, जैसे अगर कोई एक कंपाउंड दिया गया है सपोज, तो वो हमने देखा था कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो ये कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, एटम। एटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी अगर आपको एटम, किसी कंपाउंड में एक एटम का नंबर दिया जाएगा तो आप उस एटम का मास मोल नंबर तो यहां से निकाल ही लोगे। अगर आपको किसी एटम का नंबर पता है तो उस एटम का मोल, उस एटम का मास और उस एटम का वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे। लेकिन ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, इसके बेसिस पे आप क्या होगा, अगर एक कंपाउंड में किसी एक एटम का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उस इंफॉर्मेशन से आप बाकी एटम का तो नंबर निकालोगे ही, कंपाउंड का भी नंबर, मास, मोल सभी चीज निकाल सकते हो। और उसके लिए हमने रिलेशन बताया था सिंपल कि मोल्स ऑफ AX BY CZ इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई X इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई Y इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई Z। तो ये हमारा रिलेशन है और ये रिलेशन हमने पिछले क्लास में देखा था और ये कहां से आया ये भी हमने देखा था। तो मैं आपको थोड़ा समराइज कर रहा हूं। और ये कैसे हुआ, क्योंकि कंपाउंड अगर एक है तो इस कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड में A का मोल X है, B का मोल Y है, C का मोल Z है। यानी कंपाउंड का मोल एक है तो A का मोल X है, B का Y है, C का Z है। तो अगर इसका मोल एक है तो A के मोल X है, अगर इसको X से डिवाइड कर दे तो 1 इक्वल टू 1। अगर A का मोल 1 है तो B का मोल Y है, Y को Y से डिवाइड कर दे तो ये भी रेशियो 1 हो जाएगा। अगर A का मोल A का मोल नहीं, कंपाउंड का मोल अगर 1 है तो C का मोल Z होगा और Z बाई Z 1 होगा। यानी इन सभी रेशियो को हम इक्वल कर सकते हैं। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट का सेकेंड पावर क्या है कि अगर आपको इस कंपाउंड में एटम A B C या कंपाउंड का कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, कोई इंफॉर्मेशन, मान लो आपको कंपाउंड का नंबर दिया गया है, सॉरी एटम A का नंबर दिया गया है, तो क्या एटम A के नंबर से आप एटम A का मोल नहीं निकाल लेंगे? और एटम A के मोल से क्या आप कंपाउंड B C का मोल नहीं निकाल लेंगे? और फिर कंपाउंड के मोल अगर आपको पता है तो फर्स्ट जो हमारा पावर है मोल का, उससे कंपाउंड के मोल से कंपाउंड का नंबर, कंपाउंड का मास, कंपाउंड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीजें सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम यहां पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं ना, मोल्स ऑफ AX BY CZ, जैसे मोल्स ऑफ AX BY CZ है तो AX BY CZ का मोल क्या होगा यार, AX BY CZ का मोल क्या होगा,
ये होगा नंबर ऑफ AxByCz बाई एवोगैड्रोस नंबर, यही होगा। फिर क्या होगा, मास बाई मोलर मास ऑफ AxByCz इक्वल टू, यही क्या होगा, अगर गैस होगा तो ही हम वॉल्यूम का रिलेशन लिख सकते हैं। ए के लिए क्या लिखोगे, नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ए, है ना, ये हो गया ए का मोल इंटू 1/x इक्वल टू बी के मोल के जगह आप क्या लिख सकते हो, इसके ए के मोल के जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना, मास बाई मोलर मास ऑफ ए इंटू 1/x, ये हमने ए के मोल के जगह ये बातें लिख दी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं बेटा, बी का नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बी इंटू 1/y, ये हम बी के मोल को लिख सकते हैं और नीचे y है तो यहां भी y आ गया। अब जान दो बी के मोल को हम मास के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास ऑफ बी इंटू 1/y। सिमिलरली सी के लिए आप क्या लिख सकते हो, नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सी इंटू 1/z, और सी के मास के टर्म्स में, सी का मास के टर्म्स में मोल क्या लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास ऑफ सी इंटू 1/z। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो हमें ए का नंबर दिया जाए, सपोज ए का नंबर, और बोले कि कंपाउंड का मोल निकाल लो, कंपाउंड का मास निकाल लो, तो क्या नहीं निकाल सकते हो। देखो तो हम, इसका मतलब पावर 1 क्या बताया कि अगर किसी एटम मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हम उसके एक इंफॉर्मेशन से, नंबर के इंफॉर्मेशन से, अगर मान लो हमें एटम ए का इंफॉर्मेशन दिया गया तो एटम ए के नंबर से हम एटम ए का मोल, एटम ए का मास और एटम ए का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किससे, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया गया है, मान लो उसका सिर्फ मास का इंफॉर्मेशन दिया गया है अगर किसी कंपाउंड का, तो उस इंफॉर्मेशन से हम उस कंपाउंड का वॉल्यूम नंबर मोल निकाल सकते हैं। अब जान दो ये दूसरा पॉइंट, हमने बोला कि अगर एक कंपाउंड में किसी एक एटम या कंपाउंड का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप पूरे कंपाउंड का सारा इंफॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हो, लेकिन उसमें प्रेजेंट एटम का भी नंबर मास मोल आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो और वो इंटरेस्टिंग के लिए ही मैंने ये दो बातें बताई हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज मान लो हमने दे दिया, क्या दे दिया यार, हमने दे दिया कंपाउंड ग्लूकोज, हमने कंपाउंड दे दिया ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। आपको साथ में क्या दे दिया गया है, in glucose mass of oxygen element is 960 ग्राम। देन आपको क्या बताना है, पहला आपको बताना है मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का मोल कितना होगा। दूसरा आपको बताना है मान लो मोल्स ऑफ या मास ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा आपको बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही मैं कह रहा हूं मूल कॉन्सेप्ट का बेटा। देखो यही पावर है, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि अगर आपको ग्लूकोज का मोल पता है तो आप ग्लूकोज का मास निकाल सकते हो, ग्लूकोज का नंबर निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको कार्बन का मास पता है तो आप कार्बन के मोल और कार्बन का नंबर निकाल सकते हो। और हमने ये भी देखा था मोल कॉन्सेप्ट में कि अगर मान लो आपको हाइड्रोजन एटम का नंबर पता है ना तो आप हाइड्रोजन एटम का मोल निकाल सकते हो और हाइड्रोजन एटम का आप क्या निकाल सकते हो, इसके मास को निकाल सकते हो। लेकिन अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि अगर किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट ऑक्सीजन का एक इंफॉर्मेशन दिया गया है,
ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन बहुत सारा हो सकता है ना, मोल नंबर मास, कंपाउंड का भी इंफॉर्मेशन हो सकता है मोल नंबर मास, हाइड्रोजन एटम का भी इंफॉर्मेशन हो सकता है मोल नंबर मास। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन में से बस हमें एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो क्या, तो हमें ऑक्सीजन एटम का मास दिया गया है। तो ऑक्सीजन एटम का मास दिया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था रिलेशन, मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर ये कोई कंपाउंड है तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन एटम बाई 6 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 12 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बाई 6। यानी एक कंपाउंड में किसी एक कंपाउंड या उसके एलिमेंट, जो हमारा कंपोजिशन वाले जो एलिमेंट है जिससे वो कंपाउंड बना है, उसका कोई एक इंफॉर्मेशन दिया गया है तो आप सभी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले ध्यान दो, मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ कार्बन बाई 6 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 12 इक्वल टू 1/6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम का मास दिया गया है, तो क्या ऑक्सीजन के मास से हम ऑक्सीजन का मोल तो निकाल ही सकते हैं। वो हमने क्या अभी देखा, मास से मोल निकालना है तो मास को हम एक मोल एटम के मास से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 ग्राम पर मोल, तो ये हमारा आ गया कितना, 10। तो 10 आया, तो आप देखो इससे क्या निकल गया, हमारा ग्लूकोज का मोल निकल चुका है 10 मोल्स। क्या निकल चुका है, 10 मोल्स। हमारा इससे कार्बन का मोल निकल गया 60 मोल्स। अब कार्बन का मोल निकल गया तो कार्बन का मास भी निकल जाएगा, मास ऑफ कार्बन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कार्बन का 12, तो ये हो जाएगा 720 ग्राम। अब यहां से देखो, तो यहां से दिस इक्वल टू 10 है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारा 120 मोल होगा। अब ध्यान दो, आपको कहा जा रहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, तो हाइड्रोजन एटम का मोल पता है, तो नंबर क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपने देखा ऑक्सीजन एटम के कोई एक इंफॉर्मेशन से हमने इस रिलेशन में हमें पता है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन का दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा तो भी हम मोल निकाल लेंगे, मास दिया जाएगा तो भी मोल निकाल लेंगे। तो मोल जब निकल जाएगा, इससे अदर्स एलिमेंट और कंपाउंड का मोल निकल जाएगा, और जब अदर्स एलिमेंट कंपाउंड का मोल निकल जाएगा तो उनके मोल से उनका मास, उनका नंबर निकालने हमें आता है। तो ये अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट का पूरा बेटा चीर हरण कर चुके हैं हम। एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैंने क्लियर किया यार। एवरेज एटॉमिक मास भी एक एटम का मास होता है, और एक एटम में मास का मेजर सोर्स कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो हमारा नेग्लेजिबल होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखा। और एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, और उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, और ये रेशियो हमें एक एटम का मास बताता है, और उस एक एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये हमने मोल कॉन्सेप्ट का देखा। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेटा फिर से एक कंप्लीट हम एक्सरसाइज क्वेश्चन का करेंगे सेशन, यानी मोल कॉन्सेप्ट से, जैसे मान लो हम हर टॉपिक में छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक हम लार्ज सेशन करेंगे जिसमें हम जेई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम जो है वो हमारा स्टाइकियोमेट्री एंड इट्स कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टाइकियोमेट्री, हम इस टॉपिक को नाम देंगे यार स्टाइकियोमेट्री। अब देखो स्टाइकियोमेट्री में होता क्या है, तो मूल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद, मूल कॉन्सेप्ट हमने देखा, जैसे मान लो एक कंपाउंड का कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उससे उस कंपाउंड का अदर इंफॉर्मेशन निकालना। उस कंपाउंड में अगर अलग अलग एटम प्रेजेंट है तो कंपाउंड के इंफॉर्मेशन से एटम का इंफॉर्मेशन निकालना। इंफॉर्मेशन जब भी मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब यह है उसका मास, मोल, नंबर। अगर हमें
मान लो कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया गया है, मतलब कंपाउंड का मास दिया गया है, या फिर कंपाउंड का मोल दिया गया है, या फिर कंपाउंड का नंबर दिया गया है, तो उससे हम उसके अंदर जो कंपाउंड में प्रेजेंट है एटम्स, उसका भी हम मास मोल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो रही भाई मोल कॉन्सेप्ट की बात। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है? स्टोइकियोमेट्री कहता है कि अगर हमें कोई रिएक्शन दिया गया है, अगर हमें कोई रिएक्शन दिया गया, मान लो अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो ये हमारा स्टोइकियोमेट्री क्या सिखाता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई एटम है, या कोई मॉलिक्यूल है, या फिर हमारा कोई कंपाउंड है, तो अगर मान लो इनमें से कोई भी कुछ भी है, अगर उसको मास दिया जाएगा तो मास से हम नंबर भी निकाल सकते हैं और मास से उसका मोल भी निकाल सकते हैं। ये हमने देखा। अगर मान लो हमें इस एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास दिया गया है तो मास से हम नंबर निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। नंबर गिवन होगा तो भी हमने देखा अगर नंबर गिवन होगा तो हम मास निकाल सकते हैं और इसका मोल निकाल सकते हैं। और हमने देखा अगर एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से किसी एक का अगर हमें मोल गिवन है तो इससे हम नंबर निकाल सकते हैं और इससे हम कंपाउंड निकाल सकते हैं, सॉरी नंबर निकाल सकते हैं और मास निकाल सकते हैं। ये हमने देखा। साथ में हमने ये भी देखा कि अगर कोई कंपाउंड है, मान लो AXBYCZ, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड और उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उसका इंफॉर्मेशन यानी मास मोल नंबर हम निकाल सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक का मास मोल नंबर दिया जाए, चाहे वो एटम का दिया जाए या कंपाउंड का, कुछ भी मास मोल नंबर, वॉल्यूम अगर गैस है तो वॉल्यूम भी, कुछ भी एक दिया जाए तो हम सारे एटम्स और कंपाउंड का अलग अलग मास मोल नंबर निकाल सकते हैं। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में देखा। लेकिन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है कि अगर एक कोई रिएक्शन है, अगर मान लो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन में इनमें से ये 4 अलग अलग कंपाउंड हैं, तो अगर एक रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड का इनमें से किसी भी एक का कोई इंफॉर्मेशन दिया हो तो उससे हम दूसरे कंपाउंड का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हम सिर्फ एक ही काम कर पाते थे, अगर किसी कंपाउंड का हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, तो बस हम उसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होने वाले एटम्स या फिर उस कंपाउंड का हम मास मोल नंबर निकाल सकते थे। लेकिन स्टोइकियोमेट्री हमें सिखाएगा कि अगर किसी एक कंपाउंड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उसके इंफॉर्मेशन यानी उसके मास मोल नंबर के बेसिस पे हम दूसरे कंपाउंड का भी जो उस रिएक्शन में प्रेजेंट है, यानी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का मास मोल नंबर में से कुछ भी दिया गया हो तो हम दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मोल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है पर्पस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। यानी स्टोइकियोमेट्री का पर्पस क्या है यार? कि अगर हमारा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम उसके बेसिस पे अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिंपली, अगर मैं बात करूं तो हम क्या लिखेंगे? पर्पस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट का पर्पस ही क्या है? स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट का पर्पस ही क्या है? तो कैलकुलेट द मास और मोल और नंबर ऑफ unknown calculate the unknown mass मोल और
number of reactants or products from the given information of any reactant or product। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई भी एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट में, या तो उसका मास दिया जाएगा, या मोल दिया जाएगा, या नंबर दिया जाएगा। गैस होगा तो उसका वॉल्यूम दिया जाएगा। तो अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई भी एक इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उससे अननोन मास हो या मोल हो या नंबर हो, अदर रिएक्टेंट्स का वो निकालना हमारा पर्पस है स्टोइकियोमेट्री का। तो कैलकुलेट द अननोन मास मोल और नंबर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उससे अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसका मास मोल नंबर का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना ही क्या है, स्टोइकियोमेट्री का पर्पस है। अब ये कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, मतलब हम सिंपल लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ, मतलब अभी हम दो मेथड पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा एक और मेथड होता है, 3 मेथड होते हैं। इक्विवेलेंस मेथड जो कि हम बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री are solved by following methods। पहला हमारा होगा मोल मेथड। पहला क्या होगा, मोल मेथड। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा पीओएसी मेथड। पीओएसी मेथड का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड। यानी इसमें हम एटम के कंजर्वेशन वाला जो लॉ है उसका यूज करते हैं। और तीसरा मेथड होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मेथड है इसको बेटा हम मार्क कर लेंगे, ये हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। हम यहां पे जो देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ये हम यहां नहीं पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं ये दो मेथड, मोल मेथड और पीओएसी मेथड को हम पढ़ेंगे यहां पे। यानी मोल मेथड और पीओएसी मेथड के थ्रू हम स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। और स्टोइकियोमेट्री के जब मैं प्रॉब्लम्स बोलता हूं इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन बेस्ड जो कैलकुलेशन होता है वो इसी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम। यानी एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का कोई भी एक इंफॉर्मेशन दिया होगा। और इंफॉर्मेशन मैं बार बार जब बोल रहा हूं मतलब मास मोल नंबर, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का या तो मास गिवन होगा या मोल गिवन होगा या नंबर गिवन होगा। और उसी एक इंफॉर्मेशन से अदर रिएक्टेंट का मास मोल नंबर निकालना। क्यों? क्योंकि जब एक कंपाउंड का अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उससे उसका मोल मास नंबर या उस कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका मास मोल नंबर तो ऑलरेडी हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उस कंपाउंड के इंफॉर्मेशन से आप दूसरे कंपाउंड का इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमें बताएगा स्टोइकियोमेट्री। तो आज की क्लास में जो होगा वो हम मेनली मोल मेथड को देखने वाले हैं। मोल मेथड के बाद हम पीओएसी मेथड पे भी देखेंगे, लेकिन इसके डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम अगले क्लास में देखेंगे। अब जैसे यहां पे ध्यान दोगे, पहला मेथड हमारा मोल मेथड है। मोल मेथड में हमें सबसे पहले क्या जानना है, पहली बात इसका मोल मेथड में हम 2 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। पहला, फर्स्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन।
फर्स्ट बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना होगा बेटा, तो केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। ये पहला पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। देखो यार, कई बार बच्चे बोलते हैं कुछ जगह सर आप पीपीटी जो है ना वो लिख कर क्यों नहीं ला रहे हैं। तो देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ना एटम्स का मास मोल नंबर, ये पूरे केमिस्ट्री में चलेगा यार। तो यहां पे मैं चाहता हूं ना हर पॉइंट पे आप टाइम स्पेंड करो, चीजों को समझो, क्योंकि ये हमेशा इसका यूज आने वाला है। तो मैंने बोला मोल मेथड का पहला एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, तो आपका डिसएडवांटेज यही है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। पीओएसी मेथड में रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोल मेथड में रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। दूसरा हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ find the number of moles from given information of any reactant or product, any reactant or product। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, तो उस इंफॉर्मेशन से बेटा आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट इसका होगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ reactants or product are equal to each other। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मान लो हमें क्या एग्जांपल हम देखते हैं मोल मेथड का। पहला हम क्या करेंगे, मान लो एक रिएक्शन दिया गया है A + B gives C + D, और ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड है। ये रिएक्शन जो है हमारा वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यार। तो मान लो हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उसके बगल में हम एक न्यूमेरिकल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं यार, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है, और इस बैलेंस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा ए रिएक्टेंट था, बी रिएक्टेंट था, सी प्रोडक्ट था, डी प्रोडक्ट था, और इसको बैलेंस करने के लिए ए को हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। बी को सारे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू बीटा से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। सी को हमने गामा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे, और डी को हमने डेल्टा नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। यानी अल्फा क्या हुआ, अल्फा हुआ हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ए हमारा कौन है, रिएक्टेंट। बीटा क्या है, अब इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में एससी लिख रहे हैं, एस फॉर स्टोइकियोमेट्रिक, सी फॉर कोफिशिएंट। तो ये बीटा हमारा जो होगा वो होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। गामा क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गामा, सॉरी सी। और डेल्टा हमारा क्या होगा, तो डेल्टा जो होगा वो होगा हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका, तो हमने रिएक्शन बैलेंस कर दिया। अब मान लो जो भी हमें दिया गया है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, कोई भी अगर मान लो एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो मैंने बोला जो हमारा मोल ऑफ ए रिएक्टेड
ए का मोल जो रिएक्ट करेगा, तो मोल ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाई अल्फा। मैंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर एंड प्रोडक्ट, सॉरी एंड कर देंगे, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर। यानी ए का जो मोल रिएक्ट करेगा डिवाइडेड बाई अल्फा इक्वल टू होगा बी का मोल डिवाइडेड बाई बीटा इक्वल टू होगा सी का मोल डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू होगा डी का मोल डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये हमारा वैल्यू होगा कब, जब हमने, अब ध्यान दो, मैंने बोला अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से मान लो हमें ए का मोल, ए का नंबर दिया गया, तो ए के नंबर से हम ए का मोल निकाल लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, नंबर से मोल निकालना। अब ए का मोल निकल जाएगा और रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया है, तो ए के मोल से बी का मोल निकल जाएगा, बी के मोल से सी का, सी डी। यानी अगर स्टोइकोमेट्री हमें सिखाता है कि किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन हमें अगर गिवन होगा, तो अगर उस इंफॉर्मेशन से हम अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था स्टोइकोमेट्री का पर्पस और हमने उसका मोल मेथड देखा। अब इस मोल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी वाइज चीजें लिखा दी जिससे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजें और बेटर क्लियर होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज मान लो हमने एक रिएक्शन है, बेंजीन का हमने कंबसन कराया और बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपके क्वेश्चन में मान लो दिया गया, सपोज हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इक्वल टू 216 ग्राम। ये हमें दिया गया मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड जो है वो हमारा 216 ग्राम दिया गया। मैंने क्या बताया, अगर कोई एक रिएक्शन है जिसमें से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का कोई भी इंफॉर्मेशन, मास, मोल नंबर कुछ भी दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ना। अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इससे हम अदर रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको कहा जा रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा, मान लो सॉरी पहला पार्ट क्या कह रहा, आपको कह रहा कि आप निकालो मास ऑफ बेंजीन। अगर आपको वाटर का मास पता है एक रिएक्शन में, अगर आपको एक प्रोडक्ट का मास पता है, तो मास ऑफ बेंजीन रिएक्टेड कितना होगा ये आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मान लो कहा जा रहा आपको वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड एट एनटीपी। आपको कहा जा रहा कि अगर आपको ऑक्सीजन, वाटर का मास पता है, वाटर कितना बन रहा है वो पता है, तो वाटर के बेसिस पे आप ऑक्सीजन का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑक्सीजन का पूछ दिया। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अगर आपको वाटर का मास पता है तो आप CO2 का भी निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा नंबर ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना होगा, CO2 का कितना मॉलिक्यूल बनेगा एक रिएक्शन में, कब, जब वाटर का अगर 216 ग्राम मास बन रहा। अब ये क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्री का। कैसे पता चला हमारा स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, तो जब भी एक रिएक्शन में है ना, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया जाए और अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहेंगे स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम है। और स्टोइकोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला मेथड हमने देखा था मोल मेथड, जो कि क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल करेंगे, उस इंफॉर्मेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो हमें मास गिवन है, हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो मोल होता है मास बाई मोलर मास। आप देख सकते हो हमारा वाटर का मोलर मास 18 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो हमारा 12 मोल्स आ गया। ये हो गया पहला काम।
दूसरा हमें क्या करना था, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। मोल मेथड अप्लाई करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो चलो यार रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं यार। CO2 प्लस वाटर है, वाटर में मान लो यहां हमने 6 कर दिया, तो यहां 2 हो जाएगा। अब चलो यहां 12 हो जाएगा। अब देखो कितना, 6 24 30, यहां हमारा 15 जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हमारा क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। बैलेंस क्यों करना होगा, क्योंकि मोल मेथड जो कहता है कि मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू ईच अदर होगा। कब, जब रिएक्शन हमारा बैलेंस होगा। जैसे ये रिएक्शन बैलेंस है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ बेंजीन रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 15। मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा एक दूसरे के, इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 6। अब चूंकि आपने जो गिवन डेटा था उसके इंफॉर्मेशन से आपने मोल निकाल लिया, तो आपने वाटर का मोल 12 निकाल लिया, तो 12/6 क्या होगा, 12/6 2 होगा। तो आप देखो वाटर के मोल से बेंजीन का मोल निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंजीन का मोल कितना होगा, 4 मोल्स। चलो वाटर के मोल से हम बेंजीन का मोल निकल गया, हमें बेंजीन का मास निकालना था। तो आप मुझे बताओ बेंजीन का मास कितना होगा, मास ऑफ बेंजीन। तो हमने ये तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही है ना कि अगर किसी एक कंपाउंड का मोल दिया गया है, पता है, तो मास कैसे निकालते हैं, मोल और उसका मोलर मास। तो मोल 4 है और बेंजीन का मोलर मास होगा 78। कितना होगा, 78। तो ये हमारा हो गया 312 ग्राम, है ना। अब ये मोलर मास 78 कैसे आया यार, तो कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72, हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 6, 72 प्लस 6 78। अब चलो इसको अगर हम रिलेट करें तो यहां से देखो ऑक्सीजन का मोल कितना आया, ऑक्सीजन का मोल 15 इंटू 2 यानी 30 मोल्स आ गया। अब ऑक्सीजन का मोल 30 आ गया, लेकिन हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है यार। तो आपको हमने अगर किसी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोल पता है तो उस गैस का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, और एनटीपी पे आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। तो ये हमारा हो जाएगा 672 लीटर। तो ये हमारा ए पार्ट हुआ, ये हमारा बी पार्ट होगा। चलिए अब सी पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाला। अब कह रहा नंबर ऑफ CO2 निकालना है, इन दोनों को रिलेट करो। CO2 का मोल क्या होगा, CO2 का मोल होगा 12 इंटू 2 यानी 24 मोल्स। हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ CO2 निकालना है। अगर CO2 का मोल पता है तो उसका नंबर क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। समझ में चीजें आई होंगी, आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी कि जो मैंने बताया स्टोइकियोमेट्री का पर्पस क्या होता है। तो अगर कोई एक हमारा रिएक्टेंट किसी एक रिएक्शन में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है तो उस इंफॉर्मेशन जब भी मैं बार बार कह रहा हूं मतलब मास मोल नंबर, गैस होगा तो वॉल्यूम, तो उससे हम दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे मान लो मोल मेथड से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट किया, अमोनिया बना। आपके क्वेश्चन में मान लो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्टेड एट NTP इक्वल टू जो है वो हमारा कुछ दिया गया है यार 336 लीटर। अब इस एक इंफॉर्मेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मान लो मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा, अमोनिया का कितना मास बनेगा इस रिएक्शन में, पहला। दूसरा हमें दिया गया है मान लो
सपोज वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्टेड एट NTP, ये हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। यही तो स्टाइकियोमेट्री में यही किया जाता है बेटा, कुछ नया तो किया नहीं जाएगा। स्टाइकियोमेट्री में यही किया जाता है, एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन में किसी एक का इंफॉर्मेशन पता होगा, उसके बेसिस पे हम दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहां पे देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिंपली यही करेंगे कि हम वॉल्यूम से मोल निकाल लेंगे। मोल ऑफ H2 रिएक्टेड कितना होगा, H2 का वॉल्यूम जो रिएक्टेड होगा, वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं यार, तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, यही होता है। H2 का कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया, 336 लीटर, एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, यहां से आ गया आपका 15 मोल्स। तो मैंने आपको मोल मेथड से क्वेश्चन बनाने का तरीका ही बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का दिया होगा, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। अब देखो, अब कहोगे सर हर क्वेश्चन में दो दो डाटा पूछा जाएगा, नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर मान लो सिर्फ यही दिया जाए, ये दिया जाए, ये पूछ ले, तो वो भी हम कर लेंगे यार, लेकिन हम आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं मोल मेथड में होता क्या है। अब H2 का मोल निकल गया यार, तो आपको पता है अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन बैलेंस कर दो, ये तो अनबैलेंस था, अब रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया। ये रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस है, क्योंकि मोल मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन हमारा बैलेंस होगा। अब जैसे ही ये रिएक्शन बैलेंस हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, H2 का मोल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू अमोनिया का मोल डिवाइडेड बाई 2। ये हाइड्रोजन का कौन सा मोल है, वो मोल है जो रिएक्ट कर रहा, ये नाइट्रोजन का कौन सा मोल है, वो मोल है जो रिएक्ट कर रहा है ना। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का वो मोल है जो रिएक्ट कर रहा, अमोनिया का कौन सा मोल है, जो बन रहा है। तो अब देखो हाइड्रोजन का मोल कितना है, 15 है, तो 15/3, 15/3, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 5 आएगा। अब ध्यान दो, अगर मैं इस रिलेशन को इससे रिलेट करूं, तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन का मोल कितना आया, नाइट्रोजन का मोल आया 5 मोल्स। नाइट्रोजन कितना बन रहा यार, 5 मोल बन रहा। अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्टेड क्या होगा, मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये तो स्टाइकियोमेट्री से हम ये पढ़ रहे हैं ना कि हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन पता है तो नाइट्रोजन का कैसे निकाले, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में तो ये हम पढ़ ही चुके हैं ना कि अगर नाइट्रोजन का मोल पता है तो इससे नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये होगा मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, और ये हमारा हो गया 112 लीटर। ठीक है, अब चलिए अगर मान लो मैं इसको अमोनिया वाले को इससे रिलेट करूं, तो इससे हमारा अमोनिया का मोल निकल जाएगा। मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा, तो आप देख सकते हो 5 × 2 यानी 10 मोल्स होगा, ये हमारा 10 मोल्स होगा। अब अमोनिया का आपसे मोल नहीं पूछा जा रहा, आपके क्वेश्चन में अमोनिया का मास पूछा जा रहा, तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने मोल से मास निकालना सीखा हुआ है। मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 170 ग्राम। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 170 ग्राम, है ना। ये हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 170 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि मोल मेथड का हमें यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विवेलेंस जो मेथड है ना, केमिकल इक्विवेलेंस मेथड, वो हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पे हम दूसरा मेथड आते हैं POAC मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो मेथड है, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड ही इसी पे है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो POAC मेथड जो है ये हमारा बेस्ड किस पे है, तो ये बेस्ड है बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एटम, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एटम। ये हमारा एबव मेथड जो है वो किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एटम। कंजर्वेशन ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ? दैट इज क्या हुआ? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही हमारा सिंपल सा है, हमारा ये जो मेथड है वो बस इतनी सी ही बात करता है यार, ये सिंपल इतनी ही बात करता है कि एटम जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी जो फैक्ट है उसी फैक्ट पे बेस्ड है हमारा पीओएसी मेथड। तो बस हम इसी चीज का यूज करेंगे और कुछ यूज नहीं करेंगे, बस हम इन बातों का ध्यान रखेंगे यार कि इसमें जैसा मैंने बताया रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर हमारा रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और ये हमारा रिएक्शन है मान लो अनबैलेंस्ड है, ये रिएक्शन हमारा क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये हमारा अगर अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ये हमारा कैसे पीओएसी का यूज करेंगे? तो पीओएसी के लिए हम सिंपल क्या बात करेंगे कि एटम कंजर्व रहता है। एटम कंजर्व रहने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी फिक्स रहेगा। यानी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मेथड, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एटम, हमें पता है अगर कंजर्वेशन ऑफ एटम केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट है ना, बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आफ्टर रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स का जो नंबर है ना वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ एटम। कंजर्वेशन ऑफ एटम ये बोलता है केमिकल रिएक्शन में एटम ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, यानी रिएक्शन से पहले जैसे ऑक्सीजन का मान लो 10 एटम है तो रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन का 10 ही एटम रहेगा, क्योंकि हम एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। यानी एटम्स का जो नंबर होगा बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो ये कहता है अगर रिएक्शन से पहले मान लो ऑक्सीजन के 5 एटम है तो जब एटम नया बनेगा ही नहीं और ऑक्सीजन एटम को जब हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो रिएक्शन के बाद भी तो ऑक्सीजन 5 ही रहेगा ना बेटा, ये इसका नंबर ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है? नंबर, आपको मोल कॉन्सेप्ट पता है, नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है, नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, होता है। अब नंबर जब फिक्स है किसी एलिमेंट का बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, अगर नंबर फिक्स है, एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? फिक्स होगा। अगर किसी एलिमेंट का नंबर फिक्स है बिफोर और आफ्टर रिएक्शन तो उसका नंबर ऑफ एटम अगर सेम होगा तो उसका मोल ऑफ एटम्स भी क्या होगा? सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं number of moles of atoms of any element before reaction is equal to क्या होगा? number of moles of atoms of any element after reaction। यानी हमें पता है अगर किसी एलिमेंट के एटम का नंबर फिक्स है यार, तो नंबर फिक्स है तो नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स होता है।
तो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स भी जो होगा वो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन इक्वल होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है बस पीओएसी का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सबसे मेन जो चीज है ना वो क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करें, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और फिर मोल मेथड की तरह हम कुछ रियल क्वेश्चन देखेंगे, डाटा बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन देता हूं, जनरल मेथड। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, सपोज कुछ भी, जैसे मान लो हमारा बेंजीन ही था, बेंजीन रिएक्ट किया और ये हमारा CO2 और वाटर बना। अब ध्यान दो, हमने पीओएसी में क्या बताया कि एटम कंजर्व होगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखकर देखो कितने टाइप के एटम हैं, कितने टाइप के एटम हैं बताओ। 3 टाइप के एटम हैं। हमने पीओएसी मेथड क्या है, एटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो एटम कंजर्व रहेगा तो कौन कौन कितने टाइप के एटम है, कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। तो 3 टाइप के एटम है और ये तीनों टाइप के जो एटम होंगे बिफोर रिएक्शन कार्बन जितना होगा, आफ्टर रिएक्शन भी कार्बन उतना ही होगा। बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन होगा, और बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन जितना होगा आफ्टर रिएक्शन भी ऑक्सीजन का नंबर और मोल इक्वल होगा, क्योंकि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है तीनों टाइप के एटम जो होंगे वो कंजर्व होंगे। तो हम बारी बारी से एक बार कार्बन को कंजर्व करेंगे, एक बार हाइड्रोजन को कंजर्व करेंगे और एक बार हम ऑक्सीजन को कंजर्व करेंगे। जैसे फॉर अगर मान लो हम कहते हैं हम पीओएसी फॉर कार्बन, अगर हम कार्बन एलिमेंट कार्बन एटम के लिए अगर हम पीओएसी लगाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोल ऑफ कार्बन एटम्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन एटम्स आफ्टर रिएक्शन। ए आर का मतलब आफ्टर रिएक्शन और बी आर का मतलब बिफोर रिएक्शन। तो कार्बन एटम का जो मोल होगा बिफोर और आफ्टर रिएक्शन वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ध्यान दो, बिफोर रिएक्शन कार्बन कितने हैं, तो बिफोर रिएक्शन कार्बन जो है वो हमारा बेंजीन में है। एक बेंजीन में कितना कार्बन है, एक बेंजीन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। यानी एक बेंजीन में 6 कार्बन है, मतलब कार्बन का मोल बेंजीन का 6 टाइम्स होगा। जो मैंने आपको ये बताया भी था कि जैसे ये C6H6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन बाई 6 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 6। तो हम मोल ऑफ कार्बन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू मोल ऑफ बेंजीन, ये लिख सकते हैं। यानी बिफोर रिएक्शन कार्बन का मोल कितना होगा, तो ये होगा मोल ऑफ बेंजीन जो हमारा रिएक्ट कर रहा है ना। अब चलिए आफ्टर रिएक्शन अगर हम बात करें तो आफ्टर रिएक्शन कार्बन किस में है, आफ्टर रिएक्शन कार्बन जो है वो CO2 में है। CO2 में कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन है तो हम लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ CO2। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन हमारा कैसे आएगा, तो हम अब पीओएसी अप्लाई करेंगे मान लो हाइड्रोजन के लिए, पीओएसी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब चलो फिर वही कहानी, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर रिएक्शन। पीओएसी को अप्लाई कैसे करना है बेटा, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। पीओएसी का सिंपल मतलब है यार, एटम को कंजर्व करना, यानी एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब नहीं होगा क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हर एटम का नंबर ऑफ मोल बिफोर और आफ्टर इक्वल होगा। बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन किस में है, बेंजीन में, कितना हाइड्रोजन है, 6। तो हम लिखेंगे 6 इंटू मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, अब देखो आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन किस में है, वाटर में, कितना है
2, तो 2 इंटू मोल ऑफ वाटर, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। और ये दूसरा इक्वेशन कब आया? तो दूसरा इक्वेशन तब आया जब हम दूसरे एलिमेंट के लिए हमने पीओएसी लगाया, लेकिन अब हमें तीसरे एटम के लिए पीओएसी अप्लाई करना होगा। और तीसरा एटम कौन है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम है तो इसके लिए भी आप पीओएसी अप्लाई करोगे। फिर वही कहानी, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आफ्टर रिएक्शन। लेकिन अब बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन किसमें है? बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन एटम किसमें है? O2 में है। O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन किसमें है? तो आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन CO2 में भी है। CO2 में कितना ऑक्सीजन है? 2 है, तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2। और ऑक्सीजन वाटर में भी है, वाटर में कितना है? 1 है, तो प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड में दोनों में है, तो पहले में मोल प्लस दूसरे कंपाउंड में जो ऑक्सीजन एटम का मोल है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 इंटू मोल ऑफ वाटर। तो ये हमारा तीन जो था, 3 तरह के एलिमेंट थे। तीनों तरह के एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे? तीनों तरह के एलिमेंट के लिए आप पीओएसी अप्लाई करोगे, तो आपको 3 अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। कोई एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो आप उससे दूसरे का निकाल सकते हो। उससे क्या करोगे? जैसे मान लो CO2 का दिया गया है, तो CO2 से बेंजीन का निकल जाएगा, CO2 से बेंजीन का निकल जाएगा, बेंजीन से वाटर का निकल जाएगा, और वाटर और CO2 पता है तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। लेकिन आप खुद ही बताओ, जो आप कहोगे मुझसे पूछोगे सर कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो बेटा तो मोल मेथड अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सभी के बीच रिलेशन को बता सकते हैं। लेकिन पीओएसी मेथड में हमें जितने टाइप के एटम होंगे उतने बार पीओएसी अप्लाई करके उतने ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जैसे एक रिएक्शन में मान लो 6 टाइप के एलिमेंट है, तो 6 बार हमें पीओएसी लगाना होगा, यानी 6 इक्वेशन को सॉल्व करने होंगे। इसलिए अगर आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा मोल मेथड एज कंपेयर टू पीओएसी मेथड। अब चलो पीओएसी मेथड के फिर भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और फिर अगले क्लास में इस कहानी को हम और आगे लेकर जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हम अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने जो बताया सेम वही क्वेश्चन लेते हैं यार। ये बेंजीन है, मान लो ऑक्सीजन है, हमें बैलेंस नहीं करना, CO2 है और वाटर है। अब इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। मान लो हमें दिया गया है वही क्वेश्चन जो हमने पहली बार सॉल्व किया था, मास ऑफ वाटर फॉर्म हमें दिया गया है, मान लो 216 ग्राम। इसको हमने मोल मेथड से तो सॉल्व किया ही है, अब हम पीओएसी से करेंगे। अब आपसे कहा जा रहा, सपोज आपको कहा जा रहा मास ऑफ बेंजीन निकालने को, मास ऑफ बेंजीन रिएक्टेड, बेंजीन कितना रिएक्ट किया ये आपको निकालना है। आपको मान लो निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड एट एनटीपी, एनटीपी पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा ये निकालना है। और आपको मान लो निकालना है नंबर ऑफ CO2 फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं बेटा, इसमें से एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछी जाएगी। और ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें जो आप कैलकुलेशन मोल का सीख रहे हो ना, ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में भी कुछ जगह आपको ये यूज होने वाले हैं जेई में। तो पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होना है, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो मोल सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था मोल मेथड से। अब पीओएसी से करते हैं। पीओएसी से आपको पता है, पीओएसी अगर मैं बात करूं फॉर कार्बन, कार्बन के लिए तो बिफोर रिएक्शन कार्बन किसमें है? बेंजीन में। कितना? तो 6, तो 6 इंटू मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन कार्बन किसमें है? CO2 में है। कितना है? 1 इंटू मोल ऑफ CO2। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए हम अप्लाई करते हैं पीओएसी फॉर मान लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए पीओएसी लगाते हैं।
अब हाइड्रोजन के लिए पीओसी, तो बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन किस में है, बेंजीन में, तो 6 इंटू मोल ऑफ C6H6 है ना। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन किस में है, वाटर में है, कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 इंटू मोल ऑफ वाटर, 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। अब ध्यान दो, वाटर का मोल आप निकाल सकते हो, वाटर का मोल क्या होगा, वाटर का मोल होगा यार मास बाई मोलर मास, है ना। तो ये हुआ 1244, तो हमारा यहां से आ गया, मान लो मोल ऑफ बेंजीन आ गया 4 मोल्स, ठीक है। अब बेंजीन का मोल आ गया, तो मान लो पुट पुट द वैल्यू ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इन रिएक्शन, सॉरी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर बेंजीन का वैल्यू रखेंगे यार, तो देखो क्या निकल जाएगा, CO2 का मोल, CO2 का मोल कितना है, 6 इंटू मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल है हमारा 4, तो ये आ गया 24 मोल्स। तो बेंजीन का मोल निकल गया, CO2 का मोल निकल गया यार, है ना, और वाटर का मोल तो पता ही है। अब चलो, अब क्या करोगे, अब आप पीओएसी अप्लाई करोगे फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जब पीओएसी अप्लाई करेंगे तो फिर वही कहानी, ऑक्सीजन का मोल बिफोर रिएक्शन, तो बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन एटम किस में है, O2 में, कितना ऑक्सीजन, 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2। आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन किस में है, CO2 में, कितना, तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2। और प्रोडक्ट में देखो तो और ऑक्सीजन किस में है, वाटर में, कितना, 1 ऑक्सीजन, तो 1 इंटू मोल ऑफ वाटर। अब देखो CO2 का मोल पता है और आपको वाटर का मोल पता है, तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ CO2। CO2 का देखो मोल कितना आया, 24, वाटर का मोल कितना आया था, 12, तो ये हो गया 4860। तो आपका ऑक्सीजन का मोल जो है वो हमारा आ गया 30 मोल्स आ गया। हमने पीओएसी से सारे के मोल निकाल लिए और कॉन्सेप्ट हम एक ही चीज लगा रहे हैं, जितने टाइप का एटम उतना बार आपको हर एटम के लिए पीओएसी अप्लाई करना होगा। पीओएसी अप्लाई करने का मतलब क्या है, हर एटम का नंबर ऑफ मोल्स बिफोर और आफ्टर रिएक्शन जो होगा वो हमारा इक्वल होगा, है ना। तो उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया। अब देखो, अगर हमारा बेंजीन का मोल निकल गया तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना। अगर मान लो हमारा बेंजीन का मोल 4 आया बेंजीन का, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मास ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, ये हमारा 312 ग्राम हो गया। अब चलो, अगर मान लो हमें क्या निकल गया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 30 आ गया, सपोज हमारा मोल ऑफ ऑक्सीजन 30 मोल्स आ गया, तो क्या हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड एट एनटीपी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, और ये आ गया हमारा 672 लीटर। अब चलिए अगला कौन था, CO2। CO2 का देखो मोल कितना आया, CO2 का मोल 24 आया, CO2 का मोल कितना आया, मोल ऑफ CO2 24 मोल्स है। तो आप इससे नंबर नहीं निकाल सकते हो, नंबर ऑफ CO2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा हो गया पीओएसी मेथड। दूसरा तरीका क्या था यार, इसी क्वेश्चन को जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं यार, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मोल ऑफ वाटर क्या हो जाता, मास बाई मोलर मास, ये हमारा हो जाता 12 मोल्स, और इसके बेसिस पे हम डायरेक्ट लगा देते हैं मोल मेथड। मोल ऑफ बेंजीन बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई 15 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई 12 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर बाई 6, और वाटर का मोल हमारा 12 है, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। आप देखो यहां से सारा वही डाटा आ गया। मोल ऑफ बेंजीन कितना आ गया, तो देखो 2 इंटू 2 4 मोल, यहाँ पे भी बेंजीन का मोल कितना आया था 4, इससे हमने मास निकाला था। जब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे तो देखो ऑक्सीजन का मोल आ गया, ऑक्सीजन का मोल कितना होगा 15 इंटू 2 यानी 30 मोल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 30 मोल्स आया था, उससे हम वॉल्यूम निकाला था हमने,
फिर अगर इन दोनों को रिलेट करें तो हमारा CO2 का मोल आ जाएगा। CO2 का मोल कितना होगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24 मोल्स होगा। और फिर जैसे हमने CO2 के मोल से नंबर निकाला वो काम आप यहां भी कर सकते हो। तो यहां पे देखो मोल निकालने का बस मेथड क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस करो, मोल निकालो और स्टोइकियोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये था बेटा स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, मोल मेथड और पीओएसी मेथड। इससे आगे की जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद जब हमने एक रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे हम अदर का इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल मेथड, बाय यूजिंग पीओएसी मेथड, ये हमने आज की क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। जब ये चीज तो हमने सीख ली, अगले क्लास में हम देखेंगे फिर हमारा इसी स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम में आने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट या अदर कॉन्सेप्ट, परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज यील्डिंग, जो हमारा स्टोइकियोमेट्री को और थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाएगा। तो धीरे धीरे हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं, जैसे अगर एक एटम का नंबर, मास, मोल पता है तो हम उसको कैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन पता है तो उससे हम एटम का इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। और अगर एक रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक इंफॉर्मेशन पता है तो उससे हम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक की कहानी को हम देख चुके हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करेंगे बेटा जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज हम चीजों को अगले क्लास में इससे आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।